अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैं जी इस वक्त फाजिलपुर शहर के अंदर मौजूद हूं। आप लोगों ने सैलाब के दिनों में मुझे देखा कि यहाँ पे मैंने आके राशन तकसीम किया और आप लोगों को ने ही मेरा साथ दिया। अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हम सबको, तो लोगों की मदद की। तो अब ज़रूरत थी उनको रज़ाई की, एक चारपाई की, उस पर बिछाने के लिए एक गद्दा, तकिया, कपड़े। तो अल्लाह के नेक वली, अल्लाह के नेक लोग अभी भी मौजूद हैं जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जाहिद हसन साहब, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे, हिम्मत दे। वो बहुत बढ़ चढ़ के नेक कामों में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ अकेले जाहिद हसन साहब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरी दुआ है सबसे पहले कि मैं इसी मकसद के लिए क्योंकि आया हूँ, तो दुआ ये है अल्लाह ताला कबूल फरमाए उस नेक मकसद को जो हमने शुरू किया है, लोगों तक पहुँचा सकें। मुजाहिद भाई भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो बढ़ चढ़ के मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं। और आगे इंशाअल्लाह हम अभी 2-3 दिन तक ही रज़ायाँ, उनके नीचे गद्दा, तकिया और कपड़े, चारपाइयाँ, इस तरह का जो सामान है लोगों तक इंशाअल्लाह पहुँचाना शुरू कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ही मुझे राजनपुर, ज़िला राजनपुर है और उसका शहर फाजिलपुर आना पड़ा है। मैं फाजिलपुर शहर में मौजूद हूँ और भागों भाग मुख्तलिफ़ जगहों पे हम भाग रहे हैं। अभी भी एक जगह पे टाइम मिला तो मैंने भाई मुजाहिद से कहा रुक जाइए, मैं ऑफ कैमरा स्टोरी की छुट्टी नहीं कर सकता, तो मैं जल्दी से ऑफ कैमरा स्टोरी कर लूँ और उसके बाद हम जिन कामों के लिए चलना है। तो बस रुके हैं और जल्दी से ऑफ कैमरा स्टोरी भागते भागते स्टोरी जो है रात मैंने सुन ली थी सोने से पहले, ताकि सुबह इसको रिकॉर्ड करूँ और भागते हुए अभी स्टोरी सुना के अभी हम अपने मिशन पे, जो मिशन है गरीबों तक, बेसहारा लोगों तक सर्दियों का सामान मुहैया करना, ताकि उनके बच्चे और वो लोग जो इस वक्त छत तो नहीं है, खैमों में हैं या कुछ खुले आसमान तले हैं, तो उनको हम कम से कम रज़ायाँ, बिस्तरे वगैरह दे सकें। आप लोग भी इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ, अब इसलिए नहीं कह रहा कि हर बंदे को पता है इस वक्त ज़रूरत है। सैलाब तो चला गया, ये तो अभी 2-3 साल लगेंगे लोगों को। तो आप भी हिस्सा डालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप आइए, आप मेरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं, मेरे अकाउंट में भेज दीजिए, या मेरा जैज़ कैश का नंबर है पाकिस्तान वालों के लिए +92-313655500। इस पर आप जैज़ कैश, ईजी पैसा इसके ज़रिए करवा सकते हैं। और अगर आप बाहर मुल्क से हैं तो आप मुझे मेरा बैंक मेरे इसी नंबर पे +92-31366555500, इसी पे आप मुझसे रब्ता कीजिए, मुझसे अकाउंट नंबर मांगिए, मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट नंबर दूंगा, आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। ये जो कहानी भेजी है मुझे, रावल उनका नाम है, रियल, और ताल्लुक़ उनका शादन लुंड के साथ, एक छोटा सा इलाका है, उन्होंने का नाम ना बताएं, बस शादन लुंड ही काफ़ी है। वहाँ की कहानी है, ये उनके चचा हैं, उनकी एक सच्ची कहानी है, काफ़ी पुरानी कहानी है। चचा उनके अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन पूरे ख़ानदान ने ये कहानी सुनी हुई है। उनके जो चचा थे, माशाल्लाह उन लोगों में था उनका शुमार जो शिकार का भी शौक़ रखते थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था, अपने इलाके के यूँ समझिए एक सरदारों में उनका नाम आता था। बाकी जो थे ज़मीनें, काश्तकारी और चीज़ों पे फोकस करते थे, इनका भी ज़मींदारी पे फोकस था, लेकिन शिकार का इनको जुनून की हद तक शौक़ था। इन्होंने अपना जो डेरा बनाया हुआ था, इनके डेरे के ऊपर शिकार का तमाम सामान मौजूद होता था। करते क्या थे ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ जो जंगल थे, अब तो वक्त के साथ जिस तरह हर जगह पे कोई जंगल तो बचा ही नहीं है, उस वक्त पहले बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे। रात के टाइम पे वो जंगल ही कहलाते थे। जंगल से मुराद हमारे जहन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जहाँ पे जानवर, मुख्तलिफ बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, वो तो अब अफ्रीका और कहीं ऐसे मुल्कों में बच गए हैं, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी जंगल कहलाते थे वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे और कुछ जानवर भी उनके अंदर पाए जाते थे। एक दफ़ा इस तरह प्रोग्राम बना, एक दोस्त थे शहर से आए, मेरे पास आके रुके, उनके साथ मेरा लाइनअप हुआ। उन्होंने कहा था यार शिकार का प्रोग्राम बनाओ। मैंने कहा आ जाओ, ठीक है यार, शिकार का प्रोग्राम बनाते हैं। वो मेरे पास पहुंच गए, रात को उन्होंने स्टे किया और अगली रात का मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह चलेंगे, आज रात तो आप रेस्ट वेस्ट करें, ज़रा गपशप मारते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। वो पहुंचे ही लेट नाइट थे। सुबह हुई, मैंने तमाम जितने भी मुलाजिम थे और एक पूरा सेटअप था मेरा शिकार का, वो बताते हैं तकरीबन 15 से 20 लोग मेरे साथ शिकार पे जाते थे। होता ये था,
हम किसी जानवर का भी शिकार करते थे, मछली का भी शिकार करते थे। तो वो जो लोग होते थे वहाँ जहाँ पे हमने अपने आरज़ी घर बनाए हुए थे, कच्चे दीवारें, कच्चे कमरे, शहरी माहौल में जहाँ पे आप रहते होते हैं वहाँ पे तो अपना आप जो घर बनाते हैं वो तो एक पक्का सा घर होता है, लेकिन शिकार के लिए जो इस तरह के हट बनाए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि झोंपड़ियाँ टाइप बना दी जाती हैं या घर, क्योंकि कभी कभी जाना होता है। और जब कभी जाना होता है तो वो जो 15-20 मुलाजिम थे उनको पहले से ही भेज दिया जाता है, कुछ लोग पहले रवाना हो जाते हैं कि चल के दिन की रोशनी में दोबारा से उनकी मुरम्मत करनी है, उनको कुछ देखना है, किसी जानवर ने, जंगली जानवर ने ख़राब ना कर दिया हो। बारिश के मौसम में भी ख़राब हो जाते हैं, इस तरह की देखभाल तो क्योंकि होती नहीं है, रिहाइश होती नहीं है। कमरे ऐसे नहीं होते कि उनको ताले लगा के रखे जाएँ, ऐसे होते हैं जो ओपन दरवाजे होते हैं, हम लोग आके सोते हैं, रहते हैं। कैंप भी थे हमारे पास, तकरीबन कहते मैंने 8 से 10 कैंप रखे हुए थे। कुछ दोस्तों की ख्वाहिश होती थी वो कैंप के अंदर रात को सोएंगे और बाकी कोई अगर कमरों में सोना चाहता तो 2-3 हमने कमरे भी बनाए हुए थे। अब ये दोस्त पहुंचे, ये तकरीबन 4 दोस्त थे, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आए थे। बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ 3 कुछ और दोस्त थे। दिन को ही सुबह उठते ही हमने नाश्ता वगैरह किया, रात को लेट नाइट पहुंचे थे, खाना वगैरह खा के आए थे। सुबह उठते ही मैंने कहा नाश्ता का आर्डर दिया, नाश्ता उनके लिए स्पेशल तैयार होने लगा। एक जो सौगात होती है, लस्सी, उसके अंदर मक्खन, पराठे देसी घी के, अंडे भी देसी। ये वो शहर के लोग देहात में आके इस तरह का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाटी की लस्सी, मीठी नहीं, शहर के अंदर मीठी लस्सी चलती है, देहाती माहौल में चाटी की लस्सी जो नमकीन लस्सी होती है वो पिलाई जाती है। जिस इलाके में मैं बैठा हूँ फाजिलपुर शहर में, यहाँ पे भी मीठी लस्सी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं पीता। जो भी पीते हैं वो नमकीन लस्सी पीते हैं। पहले इसके लिए एक मटका होता था, बड़ा सा घड़ा टाइप सा होता था, उसके ऊपर वो लकड़ी का बनाया होता था और हाथों से बैठ के इस तरह उसको रड़ते थे। सराइकी में एक लफ्ज़ है वो मट्टी वलड़ेंदे हन एक प्योर सराइकी का लफ्ज़ है, लेकिन वो बाकायदा बैठ के इस तरह काफ़ी देर तक एक प्रोसेस होता था इस तरह हिलाने का। उसके अंदर जो जूसर टाइप आजकल बहुत सारी मशीनें आई हुई हैं तो फर्र करती हैं, 2 मिनट में बना देती हैं, वो कम से कम 15-20 मिनट तक ऐसे लगे रहते थे, तो उसमें से मक्खन निकलता था। वो तो खैर दूध भी नहीं रहे अब। खैर कहानी की तरफ आते हैं। नाश्ता वगैरह वो जैसे कर रहे थे तो साथ ही मैंने बाकी जो कुछ मुलाजिम थे उनसे कहा कि आप लोग रवाना हो, आज शिकार का मूड फ़लाँ जगह पे है, क्योंकि दोस्तों की फरमाइश के हिसाब से हमने जगह तयन करना होता था। मेरे पास 3 ऐसी जगह थीं जहाँ पे हम शिकार करते थे। एक दरिया के पास था, वहाँ पे कुछ हमने कमरे बनाए थे। 2 जो जगह थीं वो हमने जंगल में बनाई हुई थी। जंगल अभी शुरू नहीं होता था, जंगल से कुछ पहले वो हमारे कमरे बने होते थे, हम जाके उसमें रहते थे। 15-20 लोग इस तरह होते थे कि रातों को एक किस्म का पहरा होता था। जब तक हम शिकार खेल रहे हैं और अगर सोने का किसी को दिल किया, जो मेहमान आए हुए हैं, वो उन कमरों में भी सो सकते हैं, खैमों में भी सो सकते हैं। और जो बाकी मेरे साथ मुलाजिम होते थे वो आग जला के रात को जागते थे, सोते नहीं थे। खुदा ना खास्ता कोई जंगली जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं, हमला करते हैं, वो आके रात को हमला ना कर दे। तो वो इस अंदाज में बैठते थे कि खाते भी रहते थे, गपशप करते रहते थे, गाना वगैरह सुनाते रहते थे, फुल टाइम एक जिस तरह पार्टी माहौल होता है तो वो फन करते रहते थे। और जब सुबह होती थी तो उस वक्त उनको सोने की इजाज़त होती। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे 2 रातों का स्टे है, 3 रातों का स्टे है, तो वो जो मुलाजिम होते थे वो दिन को सोते थे और हम शिकारी लोग रात को शिकार करते थे। और अगर 2 बजे 3 बजे सोने का हमारा प्रोग्राम बन गया तो वो रात सारी बैठ के पहरा देते थे। मैंने उनको रवाना कर दिया, वो सामान लेके रवाना हो गए। अगर उनका वहाँ पे देसी मुर्गी, बटेर, मटन, कोई भी इस तरह की चीज़ खाने को दिल करे, जो दोस्त होते थे, तो वो हम अपने साथ भी लेके जाते थे। शिकार से मुराद ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बंदूकें लेके जाएं। ऐसा भी होता है कि आप बंदूकें लेके जाएं और शिकार करें, और ऐसा भी होता था कि हम मछली का शिकार करते थे या जानवरों का हम शिकार जो करते थे, लेकिन खाने पीने के लिए कि हम अलग से अपना सामान भी साथ लेके जाते थे।
कुछ मुलाजिम सामान का बंदोबस्त करने में लग गए और बाकियों को मैंने रवाना कर दिया, जिन्होंने जाके उन कमरों की फिर से मुरम्मत, देखभाल, किसी चीज़ की कमी वो उन्होंने पूरी करनी थी। तो उनको जो जो सामान चाहिए था वो भी सामान लेके रवाना हो गए। दोस्तों ने नाश्ता वगैरह किया, गपशप का सिलसिला रहा और मैंने उनसे पूछा क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा बस अब थकावट दूर हो चुकी, सफ़र की रवाना होते हैं। शिकार के लिए हमने जीपें रखी हुई थी, जीपों के अंदर हम रवाना हुए। हमारा सफ़र उसी कमरों पे जाके ख़त्म हुआ जो जंगल से थोड़े से पहले थे और वहीं पे हमने शिकार करना था। मुलाजिम जो थे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी तो मैंने पूछा हाँ। उन्होंने कहा सर सब कुछ, सरदार साहब सब कुछ जो है ठीक हो चुका है, हर चीज़ ओके है, हर चीज़ का हमने बंदोबस्त कर दिया है। वो इस तरह का बंदोबस्त करते थे कि 2 कमरे मेहमानों के लिए, टोटल 3 अगर कमरे हैं तो मेहमानों की तादाद के हिसाब से कमरों को वो सेट कर सकते थे। तो 4 वो थे, एक मैं था, तो हम 5 लोग थे। अगर वो कमरे का इरादा करते तो उनके लिए 1 कमरा भी काफ़ी था। 2 कमरे जो थे, बाकी जो मेरे साथ लोग थे काम करने वाले मुलाजिम, उनके लिए सेट कर दिए गए थे। अब कमरे के अंदर चादर या इस तरह का शीट नीचे बिछाना और इस तरह का कि सर्दी से भी बचा जा सके, इस तरह का वो एहतमाम करके गए थे। कच्चे वो कमरे होते थे तो उनके फर्श तो ठंडे होते हैं, लेकिन हम शीट्स वगैरह इस तरह की लेके जाते थे, प्लास्टिक की शीट जो हम बिछा देते थे। और उसके वो प्लास्टिक की नहीं, वो एक मिलती है तरपाल उसको बोलते हैं, जिस तरह खैमा होता है, खैमे का कपड़ा होता है, इस तरह का कपड़ा होता है ये, वो हम नीचे बिछा देते और उसके ऊपर हम बिस्तर लगा देते। उन्होंने कहा जी सर कहाँ सोएंगे। अभी शाम हो चुकी थी, अंधेरा नहीं फैला था। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ। मेहमानों से कहा आइए देखिए रात कहाँ पे गुजारना पसंद करेंगे, आपके इस साइड पे कैंप लगा दिए जाएं या आप इन कमरों में से किसी जगह पे सोना चाहेंगे। कमरों में अभी बिस्तर नहीं लगे थे, बिस्तर फोल्ड होकर रखे थे, वो शीट बिछा दी गई थी। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा नहीं मज़ा आएगा, हम कमरों में नहीं, हम बाहर ओपन एयर में अपने खैमे लगाएंगे, कैंप लगाएंगे, वहीं पे सोएंगे। अंधेरा अभी पूरा फैला नहीं था, लेकिन शुरुआत अंधेरे की होने लगी थी, क्योंकि सूरज की छुट्टी का टाइम हो गया था। सूरज दुनिया के इस खित्ते में, दुनिया की इस टुकड़े पे अपनी नौकरी कर चुका था, अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था। अब आगे जाने लगा था कि ये कहते हुए चला मिलते हैं कल। अंधेरा अपनी ड्यूटी देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता छाने के लिए तैयार था। पूरी इस धरती, इस टुकड़े, इस जगह को अपनी अंधेरी लपेट में लेने के लिए तैयार था। दोस्तों के लिए 4 खैमे, एक मेरा, 5 खैमे एक ही जगह पे इकट्ठे लगा दिए गए। दोस्तों ने कहा लगता है यहां पे काफी ठंड होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही अंदाज़ा है, आपने इजहार किया है बाहर लेटने का, लेकिन ठंड यहाँ पे काफ़ी होगी, लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रज़ाइयाँ और जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े, वो डबल कर दिए गए हैं, आप बेफ़िक्र हो। हमें अंदाज़ा होता है, ये जो मेरे मुलाजिम हैं ये एक्सपर्ट हो चुके हैं, इनको पता है इस बात का कि आज टेम्परेचर क्या होना है। इस हवाले से ही, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो इस तरह के बिस्तर्स का एहतमाम करते हैं। तो आप इस मामले में बेफ़िक्र हो जाइए। लकड़ियाँ जमा करने लगे, जो कुछ साथ सामान भी लेके आ गए। इस तरह का शुरू हो चुका था। मेरे साथ जितने भी बंदे थे उन्होंने सामान उतारना शुरू कर दिया और लगाना शुरू कर दिया, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तैयारियां शुरू की जा सके। रात को जो भी पकाना है, जब भी इनका दिल करे तो हम आगे से इनको मुहैया कर सकें खाने का सामान, जिसमें बटेर भी हम लाए थे, मटन भी लाए थे, छोटा गोश्त भी था और देसी मुर्गियाँ भी थीं। मुर्गियों की उन्हें सज्जी बनानी शुरू कर दी, जिस तरह मुकम्मल एक मुर्गी की सज्जी होती है, उसके अंदर चावल भी भरे जाते हैं। तो सज्जी बनानी शुरू कर दी, मुर्गियों को काट के उनके अंदर चावल वो भरना शुरू हो गए, सज्जी बनाना शुरू हो गया, बटेरे भी पकाना शुरू हो गए। और हम लोग बैठे अभी इंतज़ार कर रहे थे कि अंधेरा हो तो हम रात का शिकार कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा और यहाँ तक कि चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मेरे दोस्त बाहर बैठे थे, फोल्डिंग वाली जो कुर्सियां होती हैं वो खोली हुई थी।
वो चारों दोस्त फोल्डिंग वाली कुर्सियों पे मेरे साथ ही कुर्सियों पे बैठे थे। आग हमारे सामने जल रही थी और आज यहां पहुंचने पे एहसास हुआ था शायद सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा होगी। रूटीन से भी शायद टेम्परेचर आज ज़्यादा ठंडा होने लगा था, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे और जिस तरह धुंध फैलती जा रही थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा धुंध फैल जाएगी। और यही हुआ। अभी हम बातें कर रहे थे, चाय का प्रोग्राम चल रहा था, चाय बन चुकी थी, हमारे हाथों में चाय के कप थे, हम बैठे चाय पी रहे थे कि एकदम से अंदाज़ा हुआ इर्द गिर्द धुंध छानी शुरू हो गई है। मेरी जो शहरी माहौल के दोस्त आए थे इस्लामाबाद से, वो लुत्फ अंदोज हो रहे थे उस धुंध से, उस माहौल से कि सामने एक जंगल था, दरख्तों का सिलसिला था। जिस जगह पे हम बैठे थे हमारे इर्द गिर्द भी कुछ दरख्त लगे हुए थे, 3 कमरे साइड पे बने हुए थे, दूसरी साइड पे कैंप लगे हुए थे, कैंपों में उनके बिस्तर का एहतमाम हो चुका था, दरमियान में आग जल रही थी। आग इस अंदाज में लाइन से लगी थी कि एक साइड पे 7-8 सज्जी के लिए देसी मुर्गियां चावलों के साथ भर के लगाई गई थी और उसके साथ साथ गोश्त और बटेरे भी पकने के लिए तैयार थे। बातों बातों का सिलसिला ऐसा चला कि हमें एहसास ही ना हुआ, बैठे बैठे 1.5-2 घंटे वहां पे गुजर गए। और उन 1.5-2 घंटों में यह हुआ कि हर तरफ इतनी धुंध फैल गई, फोग फैल गई कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा यहां पे फोग हो गई। होता यही है सर्दियों में, कुछ जगहों पे फोग नहीं होती, किसी खास जगह पे इतनी ज्यादा हो जाती है कि बंदा कहता है वहां पे नहीं थी, यहाँ पे भी है। ये नज़ारा अक्सर वो लोग करते हैं जो रात को गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं, मोटरवे पे या किसी भी सड़क पे जा रहे हों, तो वो कहते हैं एक जगह पे तो इतना धुंध हो जाती है नज़र कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो एरिया जो होता है वहाँ पे धुंध नहीं होती, रोड क्लियर नज़र आ रही होती है। तो मैंने अब उनसे फिर एक दफ़ा पूछा 2 घंटों बाद, हाँ जी क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, धुंध बहुत ज़्यादा है और ये जो माहौल है, ठंड है, आगे आग जल रही है, जंगल के अंदर हम बैठे हैं, हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपने उस दोस्त की तरफ देखा तो थोड़ा सा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो ये मम्मी डैडी लोग हैं, इनको यही ही रहने दो, अगर दिल किया तुम और मैं शिकार पे चलेंगे, इनको एंजॉय करने दो। तो मैंने कहा कि कुछ खाने का मूड भी है, उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा साथ साथ ये भी हो जाए। मैंने मुलाजमों से कहा, इशारा किया, वो इनके लिए थोड़ा थोड़ा साथ में खाना भी उनको देने लगे। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त ने कहा चलो आप और मैं चलते हैं थोड़ा सा शिकार की तरफ। तो एकदम से वो तीनों जो उसके साथ आए थे वो भी खड़े हो गए कि नहीं नहीं हम भी चलते हैं, हम भी थोड़ा सा शिकार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। कुछ मुलाजिम मेरे साथ हुए, हमने अपना साजो सामान लिया और शिकार की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस एरिए में जिस तरह जहाँ पे हम बैठे हुए थे, उस एरिए से हम जैसे ही निकले आगे की तरफ गए तो अंदाज़ा हुआ जो लाइट्स हमने अपने लिए उठाई हुई हैं, टॉर्च वगैरह उठाई हुई हैं, आज शायद वो भी दूर तक काम ना करें, क्योंकि शदीद धुंध का राज था। अंधेरे वाली रात, ऊपर से धुंध का राज, तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे भी एक एहसास और अंदाज़ा हुआ हम आ तो गए हैं, शायद हम कोई ख़ास शिकार ना कर सकें। हम कुछ आगे बढ़ते रहे, उस धुंध को चीरते हुए, रोशनियों से मदद लेते हुए, रास्ता बनाते हुए हम आगे जा रहे थे। लेकिन अब यकीन और पुख्ता हो जा रहा था, आज की रात शिकार मुश्किल है। इससे बेहतर था कि हम दरिया के किनारे चले जाते और वहां पे मछली का शिकार कर लेते। इस तरह कुछ आगे चल पड़े तो मेरे दोस्त ने जो साथ आया था उसने कहा हमें बेहतर है वापसी की तरफ जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता आज हम शिकार कर पाएँ, क्योंकि जिस तरह धुंध है तो ये मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से ये जो तीनों दोस्त मेरे साथ आए हैं ये भी इस तरह के माहौल के आदी नहीं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी थोड़ी सी भी मुसीबत में फंस जाएं तो ये सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शौक़ रखते हैं लेकिन कभी इन्होंने शिकार किया नहीं है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कल की रात का इंतज़ार कर लेते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो शायद कल भी यहाँ रुकने जा रहे थे और कल रात शिकार का दोबारा से प्रोग्राम बनाने जा रहे थे। जब वो आए थे तो मैंने उनसे ये पूछा था क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा था देखेंगे एक रात, और अगर मज़ा आ गया इन लोगों को तो हम अगली रात भी रुक जाएंगे, वरना हम इजाज़त लेंगे। मैंने कहा ठीक है, वक्त ज़ाया नहीं करते,
पीछे चलते हैं, चल के बैठते हैं, इस ठंड को, इस धुंध को एंजॉय करते हैं। वो जो साथ साथ इकट्ठा खाना, यहाँ पे जंगल के माहौल में खाना इस तरह नहीं होता कि एकदम से दस्तरखान लगा के आपके सामने खाना रख दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा पकता रहता है, साथ साथ आप खाते रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई सब्जी भी बनाई है मुर्गी की, तो सारी इकट्ठी नहीं लगाई जाती, इस तरतीब से लगाई जाती है। पहले ये तैयार हो जाए, फिर इसके बाद ये हो जाए, ये हो जाए, ताकि ये पेश की जाए, ये आप खाते रहें, उसके बाद दूसरी पेश की जाए, वो आप खाते रहें। इस अंदाज में माहौल बनाया जाता है। वो कहते हैं हमें इस तरह जंगल में गए और घूमते फिरते और शिकार को तलाश करते कम से कम कोई घंटा, 1.5 घंटा तकरीबन लगा था। हम जब वापस पहुंचे तो आधा घंटा मजीद भी हमें लग गया रास्ता ढूंढते और देखते, आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए आए कि आए हैं, चलें इस माहौल को एंजॉय कर लेते हैं। जंगल के अंदर जिस तरह हम फिर रहे हैं, वहां बैठे हुए तो फिर भी रोशनियां थीं, आग थी, सब कुछ था। यहां तो धुंध का राज था और सिर्फ रोशनियां टार्च की थी जो हमें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते जब हम खैमों तक पहुंचे, उन कच्चे कमरों तक पहुंचे, तो वहां पे मंजर ही कुछ और था। वो सब एक जगह पे जमा इस अंदाज में हुए हुए थे जैसे कोई हादसा हो चुका है, जैसे कोई वाकया पेश हुआ है। धुंध थी, दूर से तो हम नहीं देख सकते थे, हम बिल्कुल करीब ही पहुंचे तो हमें नजर आया कि जैसे कोई वाकया, कोई हादसा हो चुका है। मैं भी तेज चलता हुआ उस तरफ पहुंचा। मुझे भी अपने उन मुलाजमों से प्यार था, मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि वो भरपूर हमारी ख्याल करते थे, इतनी केयर करते थे, इतना ख्याल करते थे। फैमिली के सरबराह की जिस तरह केयर और ख्याल रखा जाता है। मैं भागते हुए पहुंचा, मैंने कहा क्या हुआ, तो देखा एक शख्स जो हमारा मुलाजमों में से था, उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे और इस अंदाज में टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ था कि 3 से 4 लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो आउट ऑफ कंट्रोल था, वो इस अंदाज में तड़प रहा था, उसके हाथ पांव इस अंदाज में टेढ़े थे कि मुझे 1 सेकंड में ही समझ आ गया इस पे किसी जिन का, किसी हवाई मखलूक का वार हुआ है और इसके अंदर हाजिरी हो गई है। मेरे दोस्त भी परेशान हो गए, वो भी जल्दी से आ गए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो यही मेरे मुंह से भी जुमला निकला, क्या हुआ है इसको। उन्होंने कहा सर पता नहीं, ये उस साइड पे पड़ा हुआ था और ऐसे कांप रहा था, इसके हाथ पांव मुड़ चुके थे, इसके मुंह से अजीब से आवाज़ें निकल रही थीं। हम इसको उठा के यहीं पे ले आए हैं, समझ हमें भी नहीं लगी। मैं जल्दी से नीचे बैठा, उसको देखा तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो चुकी थीं, हाथ पांव बहुत ज़्यादा मुड़ चुके थे और वो इस तरह की ताकत का मुजाहरा कर रहा था कि अगर वो जो 4 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था, अगर वो उसको छोड़ देते तो शायद वो 1 या 2 बंदों के काबू तक ना आता। वो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन इस वक्त ताकत का मुजाहरा कर रहा था। हमारी उस टीम में, वो जो मुलाजमों की टीम थी, एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा मौलवी था, जो नेक था। मौलवी से मुराद ये है वो हर वक्त तिलावत करता रहता और मैं उसको स्पेशली अपने साथ रखता था। जब भी हम उठते थे कभी तो सुबह तिलावत कर रहा होता और बहुत दीनदार बंदा था। मुझे भी दीन से लगाव था, इसलिए मैं उसको अपने साथ रखता था। अक्सर मैं उसके साथ जब बैठता तो उसको कहता था यार फलां तिलावत सुनाओ, फलां सूरत की तिलावत सुनाओ। तो उसकी किरत बहुत अच्छी थी, बहुत ही अल्लाह ने उसको सुरीली आवाज़ दी, बहुत ऊंची आवाज़ में जब कुरान की तिलावत करता था हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसका फ़ौरन नाम लिया, वो कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा वो सामने बैठा है। मैंने उससे पूछा इसको क्या हुआ है। उसने कहा हजूर मैं यही बैठा पढ़ रहा था, इस पे किसी जिन का अटैक हुआ है। तो मैंने कहा इसका हल क्या है। उसने कहा यही है, पढ़ाई करनी होगी। मैं इतना कर सकता हूँ कि पढ़ाई करके इस जिन को निकाल सकता हूँ, लेकिन इस जिन को निकालने के लिए मुस्तकिल जो होगा वो मैं शहर जब हम वापस जाएंगे वहाँ पे करूँगा। अभी मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपका ही हुक्म का इंतज़ार था, आप इजाज़त दे तो मैं पढ़ाई शुरू करूँ और इसको निकालूँ। तो मैंने कहा मेरा इंतज़ार क्यों किया। उसने कहा इसलिए कि सामान भी तैयार होना है, मेहमान भी हमारे आए हुए हैं। और ये बात सच है कि हमारे इलाका फाजिलपुर शहर भी या उनका इलाका भी जो सराकी बेल्ट है, सराकी इलाके हैं, यहाँ पर मेहमान ही सब कुछ होता है। अपनी परवाह भी छोड़ देते हैं ये लोग, मेहमान उनके लिए सब कुछ होता है।
खुदा की रहमत जिसको समझा जाता है वो मेहमान होता है, कि अल्लाह की रहमत होगी हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमारे पास मेहमान भेज दिया है। मैंने कहा इजाज़त है, फौरी तौर पे सब कुछ छोड़ के, हमारे दोस्त भी कहना शुरू हो गए, हाँ हाँ आप हमारी टेंशन छोड़िए, इस पे पढ़ाई कीजिए। जंगल में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि आग भी जल रही है, लकड़ियों की जो आग जल रही है, जलती हुई आग में से लकड़ी कोई फटती है तो एक सड़क की आवाज़ भी आती है, उसकी चिंगारी भी दूर तक फैलती है, सालन जो तैयार हो रहे हैं उनकी खुशबुएं भी आ रही हैं, धुंध भी फैली हुई है, शदीद ठंड भी है, कपकपाहट भी है, दिल भी चाह रहा है आग के पास बैठें, लेकिन वहीं पे एक शख्स जमीन पे इस अंदाज में लेटा हुआ है, हाथ पांव उसके टेढ़े हैं, उसके अंदर जिन का साया हो चुका है, उसके अंदर किसी जिन ने बसेरा कर लिया है। मैं भी आगे बढ़ा, उसको पकड़ने में मदद की, उस मौलवी ने, उस कारी ने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पढ़ाई की तो उसकी तबीयत और बिगड़ना शुरू हो गई, वो पढ़ता गया, तबीयत बिगड़ती गई। मेरे जो वो दोस्त थे वो थोड़ा सा खौफजदा हो रहे थे, शायद उन्होंने ये वाला मंजर पहले नहीं देखा था। तो मैंने अपने दोस्त को, जो मेन मेरा दोस्त था, 3 दोस्त तो उसके साथ आए हुए, तो मेन मेरा शिकारी दोस्त था, मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा और मैंने कहा अगर ये कैंप में बैठना चाहें तो आप इनको कैंप में बिठा दें। तो उसने कहा हाँ ये बेहतर है। उनको कहा आइए आप कैंप में तशरीफ़ रखिए। वो भी शायद इस मंज़र को नहीं देखना चाहते थे, खौफज़दा हो गए थे, तो उनको लेके वो कैंप में चला गया और उनको कैंप में लिटा के वो वापस खुद भी आ गया। वो बहुत दिलेर शख्स था, शिकारी था, बहादुर था, मेरे साथ कई शिकार कर चुका था, इसलिए वो ऐसे मंज़र से घबराया नहीं। उसने भी आके मेरे साथ पकड़ने में मदद की। 4 पहले से लोग पकड़ के बैठे थे, 5वां मैं था और छठा उस दोस्त ने भी आके उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहा था, लगता था वो हम 5 को उठा के फेंक देगा। हम अपनी ताकत से उसको पकड़े हुए थे कि एक इतना कमज़ोर पतला सा बंदा जिसके अंदर इतनी जान नहीं है, उसको एक थप्पड़ मारे उड़ता हुआ जाके गिरे। वो इस वक्त 5 बंदों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त ने जब देखा वो नहीं संभल पा रहा तो उसने भी आके उसको सीने से जकड़ लिया, इस अंदाज में कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कारी साहब पढ़ते गए और उसकी तबीयत और ख़राब हो रही। उसके मुंह से जो आवाज़ें निकल रही थी वो इस अंदाज की थी जैसे वो कह रहा हो पढ़ना बंद करो, मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। वो पढ़ते रहे यहाँ तक कि उसके बाद उठे और उसके बाद फूंकें मारनी शुरू कर दी। पहली फूंक जैसे ही उसके चेहरे पे पड़ी तो हमें ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि अब 6 लोग भी जो उसको जकड़े हुए हैं वो उनको उठा के फेंक देगा। और जब वो इस तरह फड़फड़ाया तो मैंने इशारा किया, 1-2 और बंदों का नाम लेकर उनको कहा तुम भी आके पकड़ो, तो वो भी उसके ऊपर चढ़ गए। जैसे लगता था वाकई जो भी उसके अंदर आया है वो इतना ताकतवर है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार भी कर रहा है, ताकत का मुजाहरा भी कर रहा है। अब वो कारी साहब जो पहली फूंक मार चुके थे उन्होंने फिर से पढ़ा और थोड़ी देर के बाद दोबारा से फूंक मारी। आप तकरीबन कोई 8 के लोग उसको करीब हम जकड़े हुए थे, हमारे पास पकड़ने के लिए जगह नहीं थी। एक शख्स था उसको पकड़ना था, लेकिन जिसका जहां पे हाथ पड़ रहा था उसने जकड़ा हुआ था। वो पढ़ते रहे, उसके ऊपर दम करते रहे, उसकी ताकत और बढ़ती गई। वो और फड़फड़ाना चाह रहा था, जैसे चाहता हो कि वो उठा के हमें फेंक दे और उस कारी की गर्दन पकड़ ले। उसकी आंखों से जो गुस्से का इजहार था, उसके मुंह से जिस तरह की आवाज़ें निकल रही थी, ये शदीद नाराज़गी, गुस्से का इजहार था। वो खैर पढ़ते रहे, उस पर दम करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत का जब मुजाहरा था वो कम होता गया, उसका जिस्म भी बेजान सा होता गया, ढीला सा होता गया, यहाँ तक कि उसके मुंह से एक उल्टी, एक कैसी निकली, उसने उल्टी सी की और वो अजीब व गरीब कलर की एक उल्टी थी जो हमने पहले नहीं देखी थी, वॉमिटिंग जो उसने की, और उसके बाद वो बेहोश सा हो गया। कारी साहब ने कहा जो भी चीज़ इसके अंदर थी अब वो निकल चुकी है। हमने कहा चले शुक्र है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ, हमारे कंट्रोल में आ गया, जिन जो भी था निकल चुका था। देखा तो हमने कुछ नहीं था, ताकत के मुजाहरे से हमें लगा था ये ताकतवर है। लेकिन वहीं पे कारी साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा मैं आपके आने का इंतज़ार इसलिए भी कर रहा था, जिस जगह पे हम यहाँ बैठे हैं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा क्या गड़बड़, किस तरह की गड़बड़?
उसने कहा ये जागे तो मैं फिर आपको कन्फर्म बता सकता हूं कि मेरे खदशात, मेरा जो खौफ है, क्या वो वहम है या सच है। अभी ये होश में आ जाएगा। थोड़ी देर हुई और वो वाकई होश में आना शुरू हो गया। हमने उसको पानी के छींटे वगैरह मारे तो वो होश में आ गया। उसे पूछा गया क्या हुआ था। उसने कहा मैं छोटा पेशाब करने के लिए वो सामने चला गया था, वो जो दरख्त है उस दरख्त के नीचे मैं जाके बैठ गया, और मैंने जैसे ही छोटा पेशाब शुरू किया तो उसके बाद उठने लगा हूं वहां से। उसके बाद मुझे नहीं याद मेरे साथ क्या हुआ है। कारी साहब ने कहा मैंने यही पूछना था कौन सा दरख्त था। उसने कहा वो सामने वाला। वो शख्स कारी चलता हुआ उस दरख्त के पास गया, थोड़ी देर वहां पे खड़े होकर पढ़ता रहा और मुझे इशारा किया, इस अंदाज में नाम लेके पुकारा कि सर आ जाइए। धुंध थी, नजर कम आ रहा था। एक अजीब सा मंजर बन चुका था। जंगल के अंदर हम शिकार खेलने गए हैं और एक बंदे के अंदर जिन की हाजिरी हो चुकी है। उसने जब मेरा नाम पुकारा तो मैं चलता हुआ उसकी तरफ गया। वो भी काफ़ी आगे आ चुका था। मुझे कहा कि सर मेरा खदशा बिल्कुल 100% सच साबित हुआ, दुरुस्त था। इस वक्त यहाँ पे पूरा जिन्नात का कबीला मौजूद है। उसने जिस दरख्त के नीचे पेशाब आके किया है, यहाँ ऊपर भी जिन्नात मौजूद हैं और इर्द गिर्द भी जिन्नात मौजूद हैं। जिस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, ये ताकतवर से ताकतवर अपनी मुजाहरा कर रहा था, ताकत का आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। आप लोग इतना लोग भी इसको नहीं संभाल पा रहे थे। उस वक्त मुझे झटके लग रहे थे, महसूस हो रहा था कुछ और भी इर्द गिर्द हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं, तुम बात जारी रखो, डर क्यों गए हो। वो चुप सा हो गया था। उसने कहा सर मुझे ये लग रहा है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ूंगा, दायरा कड़ा लगाऊंगा तो हम महफूज रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज रात को आप लोग शिकार ना करें और बेहतर ये होगा हमें वापस जाना चाहिए। मैंने उससे कहा यह कैसी फरमाइश है, हम तो कभी हमेशा आए हैं। ठीक है तुम दायरा कड़ा अपना जो लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन हम वापस क्यों जाएं। मेरे दोस्त कल का भी शिकार का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसने कहा सर मैं कुछ जो नज़ारे देख चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ, क्लियर तो नहीं लेकिन मुझे लग रहा है जब मैं दायरा कड़ा भी लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, तुम अल्लाह का नाम लो, अपना दायरा कड़ा लगाओ, हिसार बांधो। उसने कहा सर आपकी इजाज़त है। मैंने कहा हाँ हाँ इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। मेहमान जो थे वो तीनों अंदर थे। दोस्त मेरा जो था वो बहादुर था, वो भी मेरे साथ था। वो वापस आया उसी जगह पे, अभी भी जहाँ पे आग जल रही थी। अभी भी वो सारे मुलाजिम डरे हुए सहमे हुए बैठे थे, शिकार के मूड में आए थे, लेकिन मंजर कुछ अजीब सा था। वहीं खड़े होके उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन वो 8 से 9 मिनट तक मुसलसल पढ़ता रहा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो चुप सा हो गया हो। मैंने कहा शायद हिसार उसका मुकम्मल हो गया था, लेकिन उसने मुझे जिस तरह का इजहार किया था कि मैं जब पढ़ लूंगा तो उसके बाद गोल गोल घूमूंगा और हिसार लगाऊंगा, अभी तो वो गोल भी नहीं घूमा था, अभी वो अपनी जगह पे ही खड़ा था और करते पढ़ते चुप सा हो गया था। मैं इंतजार में था, सांस ले रहा है, कुछ सोच रहा है या क्या हुआ है, चुप क्यों हो गया है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। लोगों की दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी और मैं भी तजस्सुस में था। एक शिकारी जरूर था, लेकिन ये मामला, ये मंजर कुछ और था। वो चुप हो गया है, क्या हुआ है। मैं उसको मुखातिब भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पढ़ रहा था कुछ, और पढ़ते पढ़ते तकरीबन कोई 30 सेकंड हो चुके थे, आधा मिनट हो चुका था, वो चुप सा हो गया था। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या माजरा है कि वहीं पे पढ़ते पढ़ते तकरीबन जो खामोश हो गया था, जिसको 30 सेकंड हो गए थे, मेरे बाकी मुलाजिम खौफ की हालत में बैठे थे। एक फोग का मंजर था, ठंड थी, उनको पसीने आ रहे थे खौफ की वजह से। वो शख्स जो कुछ देर पहले बेहोश था, जिसके अंदर जिन की हाजिरी थी, वो नॉर्मल भी हो चुका था। वो सबसे ज्यादा सहमा हुआ, लेटा हुआ था। बाकी डरे हुए थे, और पढ़ने वाला जिसने हिसार खींचना था, गोल गोल घूम के हिसार खींचना था, बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं अभी उसको मुखातिब ही करने लगा था कि मेरी आंखों ने मंजर देखा। वो एकदम से धड़ाम से गिरा और जमीन पे गिर गया। अब ये मेरे लिए एक और अजीब बात थी कि वो एक शख्स जो खड़ा पढ़ रहा था, वो एकदम से गिरा जमीन पे और बेहोश सा हो गया कि उसी वक्त
मुझ समेत वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने वो जो मंज़र देखा, हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और भयानक मंज़र था। 2-3 वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, बाकायदा उनके मुँह से डरी-डरी चीखें भी निकल गई थीं। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा, जो तकरीबन 30-40 सेकंड खामोश खड़ा रहा, पढ़ना भूल गया, चुप सा हो गया, वो क्या हुआ था अल्लाह बेहतर जानता था। वो ज़मीन पे गिरा तो उस खामोश रात में जहाँ पे सिर्फ आग के चड़कने की कोई आवाज़ आती थी, किसी लकड़ी के जलते हुए जो कोई एक चिंगारी कहीं इधर उधर जाती, पटाखा सा होता है और चिंगारी लकड़ी की जाती है, जो वो शोर था, उस शोर में एक आवाज़ पैदा हुई थी एक जिस्म के ज़मीन पे गिरने की। और वो इतनी ज़ोर से ज़मीन पे गिरा था कि उसकी कमर भी ज़मीन पे बहुत ज़ोर से लगी थी, सर भी लगा था, लेकिन कच्ची ज़मीन थी, इतनी ज़ोर से उसका सर नहीं लगा था। ये अपनी जगह पे एक भयानक मंजर था, लेकिन इससे किसी के अंदर से खौफ से चीख नहीं निकली थी। ये उससे अगला मंजर था जिससे मेरे 2 लोगों की खौफ से चीख भी निकल गई। वो ये मंजर था कि हमारे इर्द गिर्द जो वो एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए थे, जहाँ पे कमरे थे, जहाँ पे खैमे थे और जहाँ पे दरमियान में हमने आग लगाई हुई थी, हमारे से तकरीबन कोई 8-10 फुट के फासले पे, 8-10 कदम के फासले पे, क्योंकि आग अच्छी खासी थी, इतनी रोशनी तो थी कि हमने अपने इर्द गिर्द जो देखा, जैसे कोई 10-12 फुट ऊंचा खड़ा हो, उसका हम वजूद नहीं देख सकते थे, लेकिन आंखें थीं जो हमें चारों तरफ नजर आ रही थीं। ऐसा था जैसे कोई जुड़ के खड़े हों आपस में, उनके बीच में गैप तक ना हो, जैसे कोई इंसानों को आपस में जोड़ के खड़ा कर दिया जाए और वो गोल दायरे की शक्ल में खड़े हो जाएं और वो अपनी आंखें झपका रहे हों। तो कमाल की बात ये थी, उस घुप अंधेरे में, उस धुंध में हम किसी वजूद को, किसी जिस्म को नहीं देख पा रहे थे। हाँ, ऊपर 8-10-12 फुट ऊंची आंखें थी जो चारों तरफ हमारे जल रही थी। और हैरत की बात यह थी, उन आंखों को झपकने से लगता था वो आंखें हैं, लेकिन ऐसे लगता था उन आंखों से रोशनियां निकल रही हैं। ये अजीब सी आंखें थीं कि उन आंखों को हम झपकता भी देख रहे थे, लेकिन उन आंखों में ऐसे लगता था जैसे टॉर्च कोई जला लेता है, रोशनियां निकलती हैं, वैसे वो रोशनियां थी। जब वो आंख झपकती थी तो वो रोशनी बंद हो जाती थी और जैसे ही वापस होती थी तो वो चारों तरफ ऐसी अजीब सी आंखें, क्लियर आंखें थीं और रोशनियां थीं। जब मैंने उस तरफ देखा तो उसी लम्हे ही मेरे 2 लोगों की, 2 थे या 3 थे, उनकी चीख भी निकल गई। वो जो भी थे हम पे झुके हुए थे और इर्द गिर्द मौजूद थे। अब एक अजीब मंजर इसलिए बन चुका था, जो हम में मौजूद था, जो पढ़ने जा रहा था, वो गिर के बेहोश हो चुका था, जिसके अंदर जिन की हाजिरी हुई थी वो भी ठीक हो चुका था, लेकिन अब चारों तरफ वो मौजूद थे और हमें देख रहे थे। और ऐसा लगता था जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जहां पे ठंड है, शदीद धुंध है, आग की वजह से गरमाइश है, लेकिन जैसे ही वो चारों तरफ हमें आंखें नजर आई तो ऐसे लगता था जैसे हम शदीद गर्मी में मौजूद हों। एक इतनी गर्म, इतनी तपिश महसूस हो रही थी। आग की तपिश अपनी जगह पे थी, लेकिन उनकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि सबको लगा शदीद गर्मी हो गई, हमारे जिस्म गर्मी से जल रहे हैं। अब या सिर्फ मैं था जो थोड़ा सा होश में था, जैसे बाकी तो सारे, ऐसे लगता था अभी बेहोश होके गिर पड़ेंगे, या वो मेरा जो शिकारी दोस्त था वो होश में खड़ा था। उसने फौरन मेरा नाम पुकारा और मैंने भी उसकी तरफ देखा। उसने कहा, इशारा यूं किया कि ये सब बेहोश हो जाएंगे, वो मुंह से बोला कुछ नहीं। जब उसने मेरा नाम लिया और मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने यूं इशारा किया कि ये भी सारे बेहोश हो जाएंगे। ये क्या मंजर है? समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा था मैं उसको क्या जवाब देता कि ये क्या मंजर है, लेकिन उसको भी मैंने इसे अपनी तरह हौसले में पाया। तो उसी वक्त में जल्दी से लपका उसी कारी की तरफ जो जमीन पे बेहोश था। जाते ही मैंने उसके जिस्म को पकड़ा और जोर से उसका नाम लेके झंझोड़ा, फिदा हुसैन, फिदा हुसैन। मैंने उसको जैसे कह के झंझोड़ा, फिदा हुसैन, फिदा हुसैन, उसके मुंह पे थपकी दी तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसने हल्की सी आवाज़ निकाली हो, जैसे इंसान बुड़बुड़ाता है कुछ कहा हो। तो
तो मुझे हौसला सा मिला। फिर मैं उसको और झंझोड़ना शुरू हो गया, उसको पकड़ता गया, उसके जिस्म को झंझोड़ता गया, मुंह पे थप्पड़ लगाता रहा। तो मैंने देखा जैसे आसार पैदा हो रहे हैं, वो वापस आ रहा है। अभी भी वो मंजर मौजूद था, अभी भी वो आंखें चारों तरफ मौजूद थी, लेकिन गिरा हुआ शख्स इस उम्मीद से मैं कोशिश कर रहा था कि होश में आ जाए, कि मैंने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता होश की तरफ आ रहा है। उन आंखों ने जो चारों तरफ हमें देख रही थी, अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और मेरे जितने भी लोग बैठे थे शायद वो बेहोश, बैठे बैठे बेहोश हो गए थे, सुन्न हो गए थे, गुमसुम हो गए थे, या इस अंदाज में बैठ गए थे कि अब उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी उठने की, बोलने की। मैं उनको कोई फरमाइश भी करता कि आके इसको पकड़ो, तो मुझे अंदाजा था इनमें से कोई भी नहीं उठेगा। हर इंसान की एक खौफ की भी एक लिमिट होती है, शायद वो अपनी तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर चुके थे, इतने खौफ में चले गए थे उस मंजर को देख के। वो पहले भी सहमे हुए थे, एक बंदा बेहोश हुआ था, उसके अंदर जिन की हाजिरी हुई थी, और उसके बाद जो अगला मंजर था कि चारों तरफ वो जो आंखें थी किसी इंसान की तो थी नहीं, 12 फुट ऊंचा कोई इंसान हो नहीं सकता, और जिस अंदाज में रात को वो घुप अंधेरे में रोशनी, अगर वो उन आंखों से शायद रोशनी भी ना निकलती तो हमें ना पता लगता ये आंखें हैं, क्योंकि उन आंखों से रोशनी निकल से रही थी, तो इसलिए हमें अंदाजा हुआ कि ये आंखें हैं। अगर मैं इनमें से किसी को कहता आओ मेरी हेल्प करो, तो कोई भी ना उठता। मैंने उसको झंझोड़ा, झंझोड़ते झंझोड़ते वो होश में आ गया, और जैसे ही होश में आ गया तो मैंने उसको मदद की, वो उठ के बैठ गया, और जैसे उठ के बैठा तो उसने भी उन आंखों को देख लिया। और जैसे ही उसने उस आंखों को देख लिया तो खुदा की रहमत यह हुई कि मजीद डरने या बेहोश होने की बजाय उसने कहा मुझे खड़ा कीजिए। मैंने उसकी मदद की, उसको खड़ा कर दिया, और जैसे खड़ा हुआ तो वो दोबारा से पढ़ना शुरू हो गया। दोबारा वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि तकरीबन पढ़ते हुए 4 से 5 मिनट उसको हुए थे कि हमने देखा वो आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा पढ़ता रहा, 12-15 मिनट पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद उसने कहा आप लोग अपनी जगह से हिलिएगा मत। उसके बाद वो चलता हुआ दूर गया उस जगह पे जहां पे वो आंखें नजर आई थी, और उसके बाद उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो गोल गोल घूमता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, गोल गोल घूमता जा रहा था, उसी जगह पे जहां कुछ देर पहले वो आंखें नजर आई थी, वो गोल गोल घूमता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। यहां तक कि जब उसने पढ़ लिया वापस आया और कहा अब परेशानी की जरूरत नहीं, यहां पे एक पूरा कबीला जिन्नात का आबाद है, मैंने दायरा कड़ा करके, हिसार करके इस जगह को बंद कर दिया है, वो कम से कम इस जगह के अंदर नहीं आएंगे, हम महफूज हैं। सर आप इन बंदों को हौसला दीजिए, सर आप इन बंदों को संभालिए, हम महफूज हैं, इस जगह तक ये मखलूक नहीं आ सकती। मज़ीद कोई सवाल जवाब है मैं आपको सुबह बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। अभी आप लोग सुकून से बैठिए। अब वो जो 3 और हमारे दोस्त इस्लामाबाद से आए हुए थे, वो अपने खैमों में थे, वो ये मंजर नहीं देख सके थे, मेरे बंदे खौफ में थे। तो मैंने उनसे कहा हिसार उसने लगा दिया बाबा, सराइकी में जिस तरह मुखातिब करते, मैंने कहा बाबा हिसार लगा दिया, अब परेशान ना हो, डरो मत, कुछ नहीं होता, उठो, हिम्मत करो। तो इस तरह मैंने भी थपकी दी, मैं खड़ा हूं ना साथ तुम्हारे, ये भी हैं तुम्हारे साथ। इस तरह हमने उनको हौसला दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुए, उनको भी हमने उठाया, और वो डरे डरे सहमे सहमे अपना अपना काम करना शुरू हो गए। मैंने दोस्त को भी कहा बैठो खाना खाते हैं, अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल करें, माहौल हमारा रिलैक्स होगा तो ये लोग भी रिलैक्स होंगे। मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया, हम माहौल को रिलैक्स करना शुरू हो गए, वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हुए। इर्द गिर्द वो बार बार देखते थे, एक खौफ की फजा में उनकी निगाहें इधर उधर जाती थी, लेकिन फिर भी ये उम्मीद थी कि हिसार लगा दिया गया, अंदर कोई नहीं आ सकता। मे भी हो सकता है उनका दिमाग सोच रहे हो कि इर्द गिर्द वो मौजूद हैं, लेकिन इस जगह पे नहीं आ सकते। वो अपने अपने कामों में लग गए, वो सामान, वो खाना, वो सब कुछ उठा के हमें देना शुरू हो गए। वो जो अंदर लेटे हुए थे, दोस्त ने कहा उनको खाना अंदर ही पहुंचा दें, वो बाहर ना आए। कह रहा है मैंने एक प्लेट पकड़ी और लेके मेहमानों के लिए जब प्लेट लेके अंदर गया तो मैंने देखा एक गर्म रजाइयों के अंदर वो दबके पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैंने उनको उठाया और मैंने उनको खाना पेश किया और उनसे कहा ठंड तो नहीं लग रही? उन्होंने कहा नहीं, गर्म बिस्तर है, उन्होंने बिल्कुल सही लगा दिए हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, लेकिन अंदर कोई एहसास नहीं है ठंड का, हम गरमाइश में हैं। मैंने उनको खाना दिया और कहा बाहर आना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ पे लेटेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप खाना खाएं। और मैं उनको भी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं बाहर आया, उनको खाना दिया जा चुका, मैं भी दोस्त बैठा, उनको भी कहा बैठो खाना खाओ। वो जितने मुलाजिम हमारे डरे हुए थे वो भी बैठ के खाना खाना शुरू हो गए, हम भी खाना खाते रहे, यहाँ तक कि मैंने फैसला कर दिया आज रात को हम सोएंगे नहीं, ना इनमें से कोई सो सकेगा। जो मंजर हो चुका था बहुत डरावना था। उसके बाद हमने यही किया कि हम बैठ गए, बातें करते रहे, और कारी साहब को मैंने कहा तिलावत सुनाएं, जिस तरह अमूमन मैं कहता था, फरमाइश करता था। तो ऊंची आवाज़ में किरत के साथ खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की हमें तिलावत
सुनाते रहे। हमने खाना वगैरह खा लिया, गप्पे मारते और वो हमें फिर थोड़ी देर के बाद हम उनको रेस्ट देते, वो ताकि सांस ले लें, गला थक जाता है। और उसके बाद फिर वो हमें तिलावत सुनाते, हम बातें करते रहे, हंसते रहे। उसके बाद माहौल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। मेरे मुलाजिम तो डरे हुए थे, अंदर तो बहुत खौफजदा थे, लेकिन इतनी सेफ थे, उनको पता था इस हिसार के अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। यहाँ तक के बातें करते करते रात गुजारते गुजारते नींद भी आ रही थी, लेकिन हम बैठे रहे और सुबह के आसार शुरू हो गए। धुंध आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई और अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि सूरज अपनी जगह वापस लेने को तैयार है। रात के अंधेरे को उसने कह दिया कि तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हुई, जाओ, अब मैं आने लगा हूँ। और सूरज की किरणें जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी तो धुंध को भी छुट्टी मिल गई, धुंध को भी आर्डर मिल गया कि तुम भी अब यहाँ से जाओ। तो मेरे जो मुलाजिम थे वो इस अंदाज में खड़े हो गए कि सुबह होने लगी है। तो कारी साहब ने कह दिया अब अजानों का टाइम भी गुजर चुका, अजानें भी हो चुकी, सुबह भी हो चुकी, इसलिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हिसार से बाहर भी निकल सकते हैं। ये हिसार उस वक्त तक के लिए था जब तक अंधेरा था। जैसे ही सुबह की अजानें हो गए, जैसे ही, क्योंकि उस कारी साहब ने वहाँ पे सुबह की अजान अपने टाइम पे दी थी, जब टाइम हुआ था अजान का तो कारी साहब ने वहाँ पे अजान भी ऊंची आवाज़ में, बाआवाज़ बुलंद अजान भी दी थी। उन्होंने कहा अजान भी, इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अजान भी हो चुकी है, कि उन्होंने खुद अजान दी थी और सूरज भी निकल चुका है। तो अब हिसार की ज़रूरत भी नहीं है, आप वाशरूम के लिए भी इधर उधर जा सकते हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन मैंने मुलाजमों को देखा जैसे वो कह रहे हैं सर यहाँ से चलें, वाशरूम नहीं करना। जो अंदर मेरे मेहमान थे वो तीनों सो चुके थे, उनको भी हमने जगाया और उन्होंने कहा जी हमें वॉशरूम जाना है। हमने उनको कहा ठीक है आप साइड पे जा सकते हैं। तो उनको पानी वगैरह दिया गया और वो साइड पे चले गए। जब वो साइड पे चले गए और थोड़ी देर के बाद मेरे मुलाजिम अभी भी डरे हुए थे वॉशरूम की तरफ, मतलब ऐसे बैठना होता है नीचे ज़मीन पे किसी भी जगह पे, तो वो उनका वेट कर रहे थे कि ये वापस आते हैं कि नहीं। तो देखा थोड़ी देर के बाद तीनों वापस आ गए, तो उनका भी खौफ ख़त्म हुआ। फिर ये भी उठे और सारे इधर उधर जाना शुरू हो गए। एक खौफ का फ़िज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम काफ़ी देर वहाँ पे रहे और उसके बाद तकरीबन 2-3 और घंटे गुजारे। नाश्ते का अहतमाम जो था, हमारे पास सामान था, वो भी हमने किया और उसके बाद फ़ैसला हुआ, दोस्तों ने कहा जो इस्लामाबाद से मेहमान आए थे, हमें वापस जाना है। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आज रात भी गुजारना चाहें तो हम हाजिर हैं, जैसे आप लोग कहें। उन्होंने कहा नहीं हम वापस जाना चाहेंगे। तो हमने उनको गाड़ियों में सामान सारा रखा, गाड़ियों में बिठाया, जीपों में, गाड़ियों में बैठे और हम लोग डेरे पे पहुँचे। वहाँ पे वो कुछ देर और रुके और उसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो गए। मेरे जो मुलाजिम थे, और उसके बाद मैंने पता भी किया, कारी साहब भी वापस आए, उन्होंने कहा था मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। उन्होंने कहा था सर वो कबीला वहाँ से गुजर रहा था, उसका वहाँ पे बसेरा नहीं था, लेकिन इस शख्स को पहले भी मना किया था, ये साफ नहीं रहता। उस तरह की उन्होंने कुछ बातें की कि इसकी गलती थी, उन्होंने गलती भी बताई, इसकी एक गलती थी, इसको मैंने कई दफ़ा ये समझाया था और ये बार बार वही गलती करता है, ये पाक नहीं रहता। खैर यहाँ पे वो बताना ज़रूरी नहीं है, इशारा काफ़ी है कि वो साफ़ नहीं रहता था जिसकी वजह से ऐसा होता था। और उसने कहा इसलिए ये इसके साथ हुआ है, वरना ऐसा ना होता। वो कबीला गुजर रहा था, इसने जाके गलती से उनके ऊपर पेशाब कर दिया, तो वो सारे गुस्से में रुक गए थे। जैसे ही इसने पेशाब किया, वो जो जिन था, जो भी चीज़ थी, वो इसके अंदर आ गई। इसने इसको पकड़ लिया, पेशाब करके जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने गुस्से में इसको पकड़ लिया और उसके बाद ये ज़मीन पर गिर गया और इसके हाथ पाँव फूल गए। ये चीखें मार रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था। हम लोग इस तरह पहुँचे, इसको उठा के ले आए। ज़्यादा दूर तो नहीं गया था, पास ही था। तो उसके बाद मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो वो पूरा कबीला जो था वो गुस्से में खड़ा हो गया, जैसे वो नाराज़ हो। और मैंने जब इरादा किया कि मैं हिसार लगा लूँ तो उन्होंने अपना आप महसूस करा दिया था कि हम पूरा कबीला यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे उनका बसेरा नहीं था, वो शायद गुजर रहे थे, वीराना है, जंगल है, वहाँ से वो जा रहे थे और इसकी गलती की वजह से वो वहाँ पे रुक गए थे। अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं एक दफ़ा फिर जाके वहाँ पे रात को पढ़ाई करूँगा आपके साथ। तो मैंने उसका कहा हम चलेंगे, ताकि मुझे था कि फिर भी मैंने शिकार के लिए जाना है और अगर ये खौफ ख़त्म ना हुआ तो मेरे मुलाजिम नहीं जा सकेंगे। तो एक दफ़ा हुआ, दिलेर जो मेरे 1-2 बंदे थे उनको लेके, उस कारी को लेके हम फिर वहाँ पे रात को गए। हमने वहाँ पे उस कारी को, साहब को कहा पढ़ाई करो, उसने पढ़ाई की, हिसार खींचा, कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी बात 100% सच्ची साबित हो गई थी। उस दिन वो गुजर रहा था कबीला, क्योंकि आज रात जब उसने पढ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ये बात क्लियर हो गई, उस दिन गुजर रहे थे, उस जिनात का वहाँ पे बसेरा नहीं था, उस दिन जा रहे थे। और वापस आकर उसने बात ये सबको जब बताई तो सबकी जान में जान आई कि कारी साहब ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमने वही गलती नहीं की जो उस बंदे ने करनी की थी, हमने नहीं करनी वो गलती जो उस बंदे से हो गई थी, जिसकी वजह से वो गुजरता हुआ जिनात का कबीला वहाँ पे रुक गया था।
फिर हमारा एक दफ़ा प्रोग्राम बना, वो सारे गए और सारों ने वही एहतियात की जो कारी साहब ने उसको मना किया था, जो उस बंदे की गलती बेहतियाती की वजह से, नापाकी की वजह से जो हुआ था। सब पाक रहे, वो गलती नहीं की और हमने रात पूरी गुजारी शिकार खेला, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी तमाम जो लोग थे जो मेरे साथ होते थे वो बेइंतहा एहतियात करते थे। फिर उसके बाद कभी हमारे साथ कोई भी वाक़या नहीं हुआ। वो जो वाक़या था हमारी ज़िंदगी का यादगार वाक़या था, जो आज भी वो कहते हैं हमें याद है। वो जब तक ज़िंदा रहे दोस्तों में बैठ के ये वाक़या अपना सुनाते थे। अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब उनकी जो हैं जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने कहा जी हमें भी सुनाई हुई है। तो मैंने आपको काफ़ी देर से स्टोरी भेजी हुई थी, लेकिन मुझे पता है आप कहते हैं मेरा नंबर अभी नहीं आया था, जैसे मेरा नंबर आएगा आप सुना देंगे। तो वाकई जी आज आपका नंबर आ गया था, तो मैंने आज आपकी कहानी सुना दी है। तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही कुछ दिनों तक वापस लाहौर पहुँच जाऊँगा और राज प्रोग्राम भी एज़ इट इज़ जिस तरह आप देखते हैं देख सकेंगे। अभी तो मैं इसी में हूँ कि मैं रज़ाइयाँ और जो सामान है जो यहाँ पे हकदार हैं सैलाब वाले, उनके लिए अरेंज कर सकूँ। चारपाइयों का भी, नीचे बिछाने के लिए एक गद्दा है, उसके ऊपर डालने के लिए रज़ाई है और एक तकिया है। एक ये पैकेज है और उसके साथ चारपाई है जिसका हम एहतमाम करें। जाहिद हसन साहब हैं जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के, अल्लाह उनको हिम्मत दे, हौसला दे, अल्लाह उनको जज़ा दे, जज़ाए खैर दे इस दुनिया में भी आखिरत में भी, जो बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से और नाम भी हैं जो इसमें शामिल हैं, जो वो भी मुसलसल हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं। आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो मेरा जैज़ कैश का नंबर है, इसी पे आप ईजी पैसा भी करा सकते हैं, जैज़ कैश भी करा सकते हैं, अकाउंट के ज़रिए भी करा सकते हैं। वो है 303136655500। और अगर आप बाहर मुल्क से हैं तो आप मुझे इसी नंबर पे +923136655500 इसी पे आप मुझसे पूछिए। अकाउंट नंबर मैं आपको अकाउंट नंबर भेज दूंगा, तो आप उस पर भी आप हेल्प कर सकते हैं। स्टोरी का भी यही नंबर है सेम जो अभी मैंने बताया, +923136655500। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप अपनी स्टोरी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करा के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।